पिछले वक्तव्य में हमने संप्रेषण के अवरोधों, बाधाओं, चुनौतियों के विषय में चर्चा शुरू करते हुए भौतिक अवरोधों की बात की थी। आज के वक्तव्य में हम भाषा संबंधी अवरोधों के से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। विश्व भर में लगभग 2796 भाषाएं हैं। भारत में लगभग 1652 मातृभाषाएं हैं और 22 अधिकृत भाषाएं हैं। ये संभव ही नहीं है कि प्रेषक और ग्रहिता इन सभी भाषाओं, मातृभाषाओं में पारंगत हो। इसलिए संदेश के ठीक से संप्रेषण के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता, जिसे हम ग्रहिता भी कहते हैं, दोनों लिखित और मौखिक संदेश को सही रूप में पढ़ और बोल सकने योग्य हो। तभी वो अपनी बात को एक दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं। हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक प्रवाह होता है और अपनी एक व्यवस्था होती है। और इसी प्रकृति, प्रवाह और व्यवस्था के कारण भाषा का अपना एक सौंदर्य निर्मित होता है। किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ने के लिए या उस भाषा में बातचीत करने के लिए यदि हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो अनुवाद एकमात्र विकल्प रह जाता है, जिसके माध्यम से हम उस भाषा को या उस भाषा के साहित्य या उसके ज्ञान को अर्जित कर सकें। शब्दानुवाद करने से कई बार अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। अनुवादक को इसीलिए चाहिए कि वे शब्दानुवाद ना करके भावानुवाद करें। शब्द द शब्द अनुवाद होने से कई बार ग्रहिता भ्रमित हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रेषक संज्ञा और नामों तक के अनुवाद कर देते हैं जो अनुचित है। इस प्रकार के दोष संप्रेषण में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रेषक और ग्रहिता के लिए ये जरूरी है कि वे अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहें, क्योंकि भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। जितना प्रेषक और ग्रहिता अधिक से अधिक शब्दों को सिंचित करेंगे, जितनी शब्द सामर्थ्य उनके पास होगी, वो अपने संदेश को उतने ही प्रभावशाली ढंग से प्रेषित कर सकते हैं। शब्दाभाव के कारण ये सामर्थ्य अपूर्ण रह जाएगा और जो संदेश, जो बात प्रेषक ग्रहिता तक पहुंचाना चाहता है, वो चुनौती बन जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रेषक किसी एक शब्द विशेष का प्रयोग करे और ग्रहिता को उस शब्द का अर्थ ही ना पता हो, तो ऐसे में भी संदेश पूर्ण रूप से उस तक प्रेषित नहीं हो पाएगा। प्रेषक अपने विचारों को जिस प्रभाव के साथ ग्रहिता के साथ साझा करना चाहता है, अनुकूल शब्द ना मिलने पर वो उसके समीपवर्ती शब्दों का चयन करने का प्रयास करता है।
ऐसे में कई बार वो सफल हो जाता है और कई बार उसे असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि श्रोता भाषाई दृष्टि से समृद्ध नहीं है तो भी प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश उस पर वह प्रभाव नहीं डाल सकते जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। संदेश की स्पष्टता ना होने के कारण प्रतिपुष्टि में भी बाधा उत्पन्न आएगी। संदेश निर्देश ठीक ढंग से प्रेषित नहीं हो सकेगा, इसलिए ग्रहिता उस निर्देश का पालन भी नहीं कर पाएगा तो प्रतिपुष्टि वो दे ही नहीं सकता, और जब प्रतिपुष्टि वापस नहीं आएगी तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया को हम पूर्ण नहीं मान सकते। शब्दार्थ विषयक चुनौती भी एक बाधा उत्पन्न करती है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। वाक्य में शब्द किस संदर्भ के अनुसार प्रेषक ने प्रयुक्त किया है, यह देखना समझना ग्रहिता के लिए आवश्यक है। तभी वे संदेश को संपूर्ण रूप से समझ सकेगा। यदि प्रेषक शब्द को जिस विशिष्ट रूप में प्रयुक्त कर रहा है, ग्रहिता उसे ना समझकर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करेगा तो बाधा उत्पन्न होगी। स्पष्ट बोलना प्रभावी संप्रेषण के लिए जरूरी है। वाक्यों को जानबूझकर या अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए जटिल बनाना, अस्पष्ट रूप से बोलना या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना, अथवा एक ही संदेश के लिए, एक ही बात को समझाने के लिए एक साथ बहुत सारे उदाहरण देते ही चले जाना, या बातचीत के मध्य में इधर उधर की बात करना, अनावश्यक बातें करना, अनर्गल बातें करना, इन सब का भी ग्रहिता के संदेश प्राप्त करने पर गहरा असर पड़ता है। ग्रहिता समझ ही नहीं पाता, द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है कि बात तो कहीं से शुरू हुई थी, बीच में कहीं चली गई और पुनः वापस आ गई, तो वो उनके बीच में, वाक्यों के बीच में वो तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए जितना हो सके सरल, सहज, स्पष्ट, संक्षिप्त वाक्यों में अपनी बात को कहना चाहिए। शब्द जाल और तकनीकी शब्दों का प्रयोग, ये प्रेषक और ग्रहिता दोनों को समझना होगा। कारण है कि हर क्षेत्र के अपने तकनीकी शब्द होते हैं, अतः संदेश देते समय और प्राप्त करते समय उस क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अध्ययन करना भी प्रेषक और ग्रहिता के लिए आवश्यक है। एक संस्कृति में शब्द का अर्थ जिस प्रकार से लिया जाता है, दूसरी संस्कृति में उसका भिन्न अर्थ भी हो सकता है। जैसे दो उदाहरणों से मैं अपनी बात स्पष्ट करेंगे। विवाह या तीज त्योहारों के अवसर पर
हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें हम पूरी, कचौड़ी इत्यादि बोलते हैं। किंतु यदि हम अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते समय ब्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं तो ब्रेड से वो जो सांस्कृतिक भावना कचौड़ी पूरी के अंदर आती है वो ब्रेड से नहीं आएगी। इसी तरह से फेस्टिवल ऑफ लाइट कहने से दिवाली का पूरा संदर्भ हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी संप्रेक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रेक्षक की भावनात्मक परिस्थिति, वो किस मनोभाव में अपनी बात को कह रहा है, क्या वो तनावग्रस्त है, उसकी व्यक्तिगत रुचि किस में है, ये सभी बातें दूसरों के साथ हमारे संप्रेक्षण को, हमारे संवादों को प्रभावित करती है। क्योंकि अगर हम तनावग्रस्त हैं तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम संप्रेक्षित कर रहे हैं, हमारे शब्दों के माध्यम से वो तनाव स्पष्ट रूप से दूसरे तक जाएगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि ग्रहिता तनावग्रस्त हो, तो प्रेक्षक जिस सकारात्मक बात को कहना चाह रहा है, ग्रहिता अपने तनाव के कारण, द्वंद्व के कारण या ठीक ढंग से उस संदेश पर फोकस ना करने के कारण कथन को नकारात्मक रूप में ले ले और तब संदेश जो जाना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो ठीक ढंग से उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। प्रेक्षक अपनी रचनात्मकता को इसलिए भी प्रेक्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसे भय रहता है कि उच्चाधिकारी उसे किस रूप में लेंगे। कई बार होता है कि एक ही बात को उच्चाधिकारी ने एक तरीके से समझाया, ग्रहिता उसे नहीं समझ पाया, पर उसे ये भय है, डर है कि अगर वो एक ही बात को बार बार पूछेगा तो कहीं अधिकारी रुष्ट ना हो जाए, उसे नौकरी से ना निकाल दे। अगर वो ठीक से कार्य नहीं करेगा संदेश को ग्रहण करके तो भी गलत है। और ये भी संभव है कि एक ही बात को या एक ही स्थिति के लिए लोगों की अलग अलग व्याख्या हो, अलग अलग उनके पूर्वाग्रह हों। इसलिए प्रभावी संप्रेक्षण में ये बाधाएं उत्पन्न ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि सबका एक मत होना जरूरी है। यदि किसी भी बात पर भिन्न भिन्न मत होंगे तो संदेश की प्रतिपुष्टि होना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एक ईमेल दो व्यक्तियों के पास जाता है, दोनों की मनस्थितियां अलग हैं, दोनों का भाषाई ज्ञान अलग है, इसलिए वो दो व्यक्ति उस ईमेल में जो संदेश दिया गया है उसकी दो भिन्न व्याख्याएं करते हैं और अपनी दो भिन्न प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। इससे मुक्त होने के लिए या ये कहें कि ये बाधाएं ना हों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे प्रेक्षक और ग्रहिता ऐसे स्थान पे हों जो शांत हो, कोलाहल से मुक्त हो, उनका मानसिक स्तर भी शांत हो, जिससे वो आराम से अपनी बात को कह सकें और दूसरा व्यक्ति उसे सुन सके। हमें अपनी भाषा और सांस्कृतिक कौशल में भी सुधार लाना चाहिए। जटिल निर्देश जिन्हें याद करना ज़रूरी है या जो निर्देश बाद में भविष्य में भी काम आने वाले हैं, यदि हम उन्हें फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे तक संप्रेषित कर रहे हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि बाद में ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा उस संदेश को पुनः दे दिया जाए, उस निर्देश को पुनः ग्रहीता के पास प्रेषित कर दिया जाए, जिससे वह सुरक्षित रहे। लक्षित श्रोता को ध्यान में रखकर ही प्रेक्षक को अपनी बात को संप्रेषित करना चाहिए। प्रेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो जटिल वाक्यों, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचे, जितना हो सके अपने संदेश को संक्षिप्त रखे, स्पष्ट रखे, दीर्घ वाक्यों का प्रयोग ना करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। उन वाक्यों में एक प्रकार का पूर्वापर क्रम हो, जिससे ग्रहीता उसके संदेशों, उसके निर्देशों को सहजता से समझ सके। जब हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तब हमारे हाव भाव का भी बहुत महत्व होता है। जो कुछ हमारे शब्द नहीं कह पाते, वो हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी भाव भंगिमाएं कह देती हैं। तो इसलिए जब दो लोग आपस में आमने सामने बैठकर संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो हमें हाव भाव को भी संयोजित रखना चाहिए। ग्रहीता के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रेक्षक की बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यदि वो अपनी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, उसका ध्यान भटका होगा या वो कोई अन्य काम करते हुए संदेश को ग्रहण कर रहा होगा, तो भी वो संदेश पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस संदेश को जिस भावनात्मक संदर्भ के अनुसार प्रेषित किया जा रहा है, ग्रहीता को उसे समझना अति आवश्यक है, तभी वो उसे पूरा कर पाएगा। इस तरह से हमने आज पढ़ा कि संप्रेषण के कार्य क्या हैं, संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें भौतिक बाधाएं हैं, जिनमें भाषा संबंधी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इनसे निपट सकते हैं। एक बार हम और देखें कि भौतिक बाधाओं में कोलाहल, वातावरण, हम किस वातावरण में बैठे हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग हमारे आसपास बैठे हैं, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, जोर शोर से बातचीत हो रही है। ऐसे में एक व्यक्ति प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश ग्रहीता को पूरी तरह से समझ ही नहीं आएगा, वो उस पर उचित कार्य कर ही नहीं पाएगा। भौतिक असुविधाएं, अगर मान लीजिए वो किसी कुर्सी पे बैठा है, वो कुर्सी उसे चुभ रही है, कानों में उसने हेडफोन लगाया हुआ है, वो हेडफोन में से अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है, तो इस प्रकार की असुविधाएं भी उसे संदेश या निर्देश ग्रहण करने में असुविधा उत्पन्न करेंगी। यदि वो उस विषय पर में आकर्षण ही अनुभव नहीं कर रहा, अगर उसे लग रहा है कि प्रेक्षक जो बात कह रहा है वो टू द पॉइंट नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है, वो संदर्भ के अनुसार नहीं है,
तो भी वो उसमें अपनी रुचि खो देगा। प्रेक्षक और ग्रहिता दोनों के लिए स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। बार बार खांसी का आना, छींक आना या गले में खराश उत्पन्न होना, या अगर तेज बुखार है, वो अस्वस्थ अनुभव कर रहा है, तो भी ना तो प्रेक्षक अपनी बात को सही तरीके से कह पाएगा और ना ही ग्रहिता उसे सुन पाएगा। भाषा संबंधी बाधाएं। कई बार हम जब दो मित्र बात करते हैं तो हम अनुचित शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, किंतु संप्रेक्षण के समय, और वो भी साहित्यिक संप्रेक्षण के समय, लिखित संप्रेक्षण के समय, हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिसे अनुचित कहा जा सके। अत्यधिक शब्दों का प्रयोग किसी भी बात को, किसी भी संदेश को, किसी भी निर्देश को आवश्यकता से अधिक समझाने के चक्कर में हम उसमें इतना ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, इतना ज़्यादा उसे विस्तार देने लगते हैं जितनी आवश्यकता नहीं होती, और इस सब से एक अस्पष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है। ये अस्पष्ट चित्र, या हम इसे अस्पष्ट संकेत कह सकते हैं, ये भी ग्रहिता को संदेश या निर्देश ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करता है। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं। मान लीजिए कोई संगीत के विषय में निर्देश दे रहा है, पर उसे संगीत का स भी नहीं आता, तो ऐसे में वो संगीत के विषय में आपको कोई निर्देश दे ही नहीं सकता। इसलिए प्रेक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस विषय में संदेश या निर्देश दे रहा है, उस विषय का उसे पूर्व ज्ञान हो। यहाँ मैं कहना चाहूँगी पूर्व ज्ञान हो, पूर्वाग्रह ना हो। उसे केवल संदेश देना है, उसे अपनी ओर से कुछ उसमें बढ़ाना या घटाना नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी कई बार बाधाएं उत्पन्न आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वजों के समय के वातावरण में, परंपरा में और आज के वर्तमान परिदृश्य में अंतर है। अगर हम अपनी परंपराओं को आज के वर्तमान संदर्भों में घटित करके संदेश देना चाहेंगे, तो वो संदेश कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिनमें पूर्वाग्रह आता है, अरुचि आती है, ध्यान भंग होना। मैं आपको संदेश दे रही हूँ, किंतु बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपका ध्यान भंग कर दे, तो उस मध्य मैंने जो कुछ भी कहा वो ग्रहिता के पास ठीक ढंग से नहीं जा पाएगा। इसलिए ग्रहिता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि संदेश प्राप्त करते समय वो प्रेक्षक की बात को पूरी लगन, पूरे ध्यान के साथ सुने। चिंताग्रस्त होना। अगर हमारा दिमाग कहीं और होगा तो तब भी हम संदेश को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे किसी चीज़ को करने के लिए, तो भी हम दिशा निर्देशों को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, और ऐसे में जो प्रेक्षक हमें दिशा निर्देश देना चाह रहा है वो हम पूरी तरह से ग्रहण ना करके संदेश को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि संप्रेक्षण के क्या कार्य हैं। संप्रेक्षण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब से हमने जन्म लिया और जब तक हमें मृत्यु नहीं आती है, तब तक मानव
पेड़ पौधे, पशु पक्षी जगत, ये सभी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के साथ संप्रेषण की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। संप्रेषण के कार्य क्या क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और संप्रेषण करते हुए किन किन विभिन्न स्तरों पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे संप्रेषण पूरी तरह से सफल हो। अपने अगले वक्तव्य में हम संप्रेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें मौखिक संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण इत्यादि आते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।